हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल आ गया हूं भाई। आज देखो मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, एक छोटा सा रिवीजन करवाने वाला हूं जहां पे हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में कंसेप्ट भी करेंगे। क्लियर है ना? तो देखो भैया, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या बोला है, ध्यान से देखो। बोला है कि केपी बाई केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। एक रिएक्शन दिया भाई, कौन सा रिएक्शन आप बता सकते हो? ये बेसिकली एक कंबशन रिएक्शन दिया हुआ है जहां पे ये मेरा मीथेन है, इसको पास किया है O2 से और बनता है CO2 प्लस H2। क्लियर है? एक बात हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में जब कभी भी क्वेश्चन को डील करना है तो आपको पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बैलेंस नहीं करोगे भैया दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है ना? आओ पहले बैलेंस करते हैं। और एक बात बता दूं क्या, शॉर्टकट बता दूं क्या? बैलेंस करने का सबसे पहला शॉर्टकट है, पहले सी को बैलेंस करिए, फिर H को करिए, फिर O को करिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। CHO। क्लियर है? अब देखो भैया, फटाफट से इसको बैलेंस करते हैं। पहले बोलो कार्बन, यहाँ कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, तो कार्बन मेरा बैलेंस हो गया। क्लियर है ना? हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ कितना है 2, तो यहाँ लगा देंगे 2, 2 टू जा 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। क्लियर है? ऑक्सीजन 2 1 जा 2 और 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। क्लियर है? फिर मेरे को याद आया भैया, केपी बाई केसी कहाँ पढ़ा था? फिर मेरे को याद आया, हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, और वहां पे आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी आर टी डेल्टा एन जी। एग्जाम में क्वेश्चन चेंज हो सकता है, पर भैया कंसेप्ट पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर है ना? तो केपी इक्वल टू केसी, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, डेल्टा एन जी क्या है, ये होता है फाइनल गैसियस मोल्स माइनस इनिशियल गैसियस मोल्स। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे केपी है इक्वल टू केसी है, आरटी है, मुझे डेल्टा एनजी निकालना है, पहले निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एनजी क्या होता है, फाइनल गैसियस मोल्स। कितना है देखो, H2O का 2 मोल है, CO2 कुछ नहीं है तो 1 मोल है, तो फाइनल मोल्स कितना है 3। इनिशियल बोलो, O2 का 2 मोल है, कुछ नहीं है तो 1 2 और एक 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया भैया, 0। ठीक है? तो डेल्टा एनजी का वैल्यू यहाँ पे हो गया 0। एनीथिंग पावर 0 टेंड्स टू बी 1, देयरफॉर केपी इक्वल टू क्या हो गया, केसी हो गया। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि केपी बाई केसी, अगर ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1। तो केपी बाई केसी किसके बराबर है, 1 के, जो मेरा ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, 1 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन चेंज में भी हो सकता है आपके एग्जाम में, पर कंसेप्ट आपको पता हो तो कुछ भी कर सकते हो। क्लियर है ना? चलो भैया आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, बोलो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अच्छा हाँ हाँ, देखो अगर आज जो इतने भी हम लोग वो करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर लेंगे। और ये हमारा यूट्यूब का आपका स्कैनर है। आने वाले समय में जेई के, नीट के, क्लास 12 में आप जाने वाले हो, सारे लेक्चर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, तो स्कैन कर ले अच्छे से। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई में, नीट में, हर जगह पे ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो भैया, कंसेप्ट सीखना क्या है। यहाँ पे आपको 4 क्वांटम नंबर दिया, एन है, एल है, एम है और एस है। यहाँ पे एम एल भी है, एम एस भी है, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहला होता है एन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो शेल के बारे में बता रहा है। जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस होता है ना, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। जैसे ये क्या है, n इक्वल टू 1, तो बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसका, 1। ये क्या है मेरा n इक्वल टू 2, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 2। अब ये क्या है भैया, n इक्वल टू 3, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया 3। एक बात बताओ, n कभी भी जीरो हो सकता है क्या, कभी जीरो होता है क्या, नहीं, कभी भी n इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। क्लियर है ना? अगला मैं बात करता हूं L का। L होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है? अभी तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, पर पूरा कंसेप्ट देके जाऊंगा क्या, कि देखो भैया n का वैल्यू 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी हो सकता है, बट n कभी भी जीरो नहीं होगा। पर n उसके बाद आता है आपका l। l का वैल्यू जो होता है, सुनना, l का वैल्यू जो होता है वो होता है 0 टू n माइनस 1। l का वैल्यू क्या होता है, 0 टू n माइनस 1। कंसेप्ट पे ध्यान देना। जैसे मैंने लिखा कि n का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो l का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू होगा 0 और 1। ठीक है, n माइनस 1 है, 2 में से 1 गया 1। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, मैंने लिखा n का वैल्यू 3 है, तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है। क्लियर है? अगर मैंने लिखा n का वैल्यू 4 है, तो l कैन बी 0 1 2 3। अब क्लियर है? तो ये पता होना चाहिए किसके लिए किसका क्या वैल्यू होता है। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और l का जो वैल्यू होगा वो होगा हमेशा किसके बराबर, 0 टू n माइनस 1। और एक बात बता दूं क्या, सुनो, जब मेरा l 0 होता है ना,
इसको बोलते हैं s ऑर्बिटल। l अगर मेरा 1 होता है तो इसको बोलते हैं p ऑर्बिटल, 2 को बोलते हैं d ऑर्बिटल और 3 को बोला जाता है f ऑर्बिटल। ये सब पता होना चाहिए। जैसे कि जब आप जाओगे ना पीरियोडिक टेबल के सेल नंबर 4 में, तो आपको वहां पे s भी मिलेगा, p भी मिलेगा, d भी मिलेगा और f भी मिलेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, समय कम है, कुछ भी सीख जाओगे तो सूख जाओगे। ठीक है, तो भैया n हो गया, l हो गया, अब आता है m। m क्या होता है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसका वैल्यू पता है क्या होता है? इसका वैल्यू होता है -l टू 0 2 प्लस एल। आप बोलोगे सर ये क्या है -l टू 0 2 प्लस एल? मैं आपको बताता हूँ, रुको ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि n है मेरा 2, ठीक है, तो यहाँ पे l का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा। ठीक है, तो m का वैल्यू यहाँ पे मैंने आपको भी जस्ट बोला कि भैया -l टू 0 2 प्लस एल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे l का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है ना, तो यहाँ पे m का वैल्यू होगा -1 कॉमा 0 कॉमा +1। ठीक है, जैसे मैंने लिखा l का वैल्यू है मेरे पास, मान लेते हैं n लिखा मैंने 3, तो l का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा? यहाँ होगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। क्लियर है? एक बार करोगे समझ में आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ n का वैल्यू 4, तो l का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3। इतना तो क्लियर है। अब m का वैल्यू कुछ नहीं होगा भैया, इसको पकड़ लो लास्ट वाले को, तो क्या लिखेंगे? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिस करोगे काम हो जाएगा। तो n हो गया भैया, l हो गया, m हो गया। एक लास्ट आता है, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये या तो +1/2 होगा या तो ये -1/2 होगा। बस यही तो काम है। इतना नीड भी नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, पर हमने पूरा कंसेप्ट अच्छे से कर लिया। अब देखो क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल नहीं है? n = 0 खत्म कर दो भैया, ठीक है। n3 l3 खत्म कर दो, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि n3 है तो l का वैल्यू होगा 0 1 2। एक कम होता है ना, खत्म कर दिया। ये भी 1, ये भी 1, तो ये भी खत्म हो गया। हाँ, ये 3 है तो ये 1 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, +1/2 हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 कर सकता है, तो बोला नॉट पॉसिबल। तो 1 2 3 आर नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। क्लियर है ना? तो भैया एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितना मैं बता रहा हूँ ये सब डेटा, वीडियो को स्लो करके समझिए, आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। क्या बोला है? ध्यान से देखो भैया, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन व्हेन बेंजीन। अपना बेंजीन देखो भैया, ये रहा बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन को किससे पास कर दिया गया? मिथाइल क्लोराइड से। क्या होता है मिथाइल क्लोराइड? मैंने लिखा है यहाँ पे CH3Cl, ये होता है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये कौन सा रिएक्शन है भैया? इसी को तो बोलते हैं फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। कैसे सिखाया था क्लास में? कार्बन Cl में कौन पावरफुल Cl? तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस बोले थे। AlCl3 किसको लेके जाएगा? अपने भाई को। जैसे एक नया बॉन्ड बना, पुराना बॉन्ड टूट गया, तो भैया इसको मदद करने कौन आएगा? रो रहा था ना, देखो भैया CH3 पे प्लस है, अब कोई नहीं है तो कौन है? बेंजीन आ गया मदद करने पे। तो बेंजीन पे क्या लग गया? CH3। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। और आपको पता होना चाहिए इसका एक फेमस कॉमन नेम भी होता है, इसी को बोलते हैं टोलोइन। क्या बोलते हैं? टोलोइन। दैट्स माय फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है भैया, याद रखना, होमवर्क है। और ये मैं आपसे कल पूछूंगा, देख लेना, कल आके जरूर पूछूंगा। क्या बोला है? बेंजीन है, यहाँ पे दिया हुआ है CH3, यहाँ पे क्या है? CH2, यहाँ पे क्या है? Cl, और इसको मैंने पास कर दिया एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा? कार्बन Cl में कौन पावरफुल? Cl, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। AlCl3 अपने भाई को लेके चला गया, नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना टूटेगा। अब आपको मैंने बोल दिया भैया क्या होगा, खुद से करोगे, ठीक है। बोलने का तो मन कर रहा है भैया, पर आप इसका IUPAC नेम खुद से बोलोगे, इसको अटैक करेगा। 2 कार्बन को क्या बोलते हो आपको पता होगा, ठीक है। ऑप्शन इसी तीनों में से कोई है, वो आप सोच लेना, ठीक है। चलो भैया, क्लियर है ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फेमस क्वेश्चन, उठा के देख लेना, नीट में देख लेना, जेई में देख लेना, बोर्ड एग्जाम में देख लेना, बार बार ये क्वेश्चन आया है। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम्स। आपको पता है एटम्स कैसे निकलता है? आपको ये बात पता होना चाहिए कि नंबर्स ऑफ एटम्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम लोग Na भी लिख देते हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे क्या सर हमें सबको चेक करना पड़ेगा उसके बाद टिक मारेंगे? नहीं भैया, इसका यूज करेंगे ना। कैसे? देखो,
मैंने एक चीज देखा तो Na तो सब में कॉमन होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा, तो जिसका मोल्स ज्यादा उसका एटम्स भी क्या ज्यादा, हमें तो मोल्स निकालना है। और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। अब तुम क्वेश्चन में नोटिस करो कि सबका वेट क्या है, कॉमन है, मतलब सबका मास क्या है, गिवन है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, बोलो हाँ या ना। मतलब वो डिनोमिनेटर में है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोल ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पर मुझे चाहिए क्या, मोल ज्यादा चाहिए, तो जिसका मोलर मास कम होगा उसका मोल क्या होगा, ज्यादा होगा। बस इससे यूज करेंगे। अब देखो एजी, एजी का मास 108 बहुत ज्यादा, मैग्नीशियम 24 उससे कम, एटॉमिक आपका ऑक्सीजन उससे कम, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम उससे कम, तो जिसका मोलर मास सबसे कम उसका मोल सबसे ज्यादा, और जिसका मोल सबसे ज्यादा उसका एटम भी सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है ना। चलो भैया आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि हमें मैच करना है, ये पीरियोडिक का क्वेश्चन है। क्या बोला है, कॉपर एटॉमिक नंबर 29 होता है, ये मेरा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। कहाँ है भैया, ट्रांजिशन, ठीक है ना। अगला बोलो भैया क्या है, फ्लोरीन मेरा नॉन मेटल होता है, पी ब्लॉक में पाया जाता है, एटॉमिक नंबर 9 है, इसको हेलोजेंस भी बोलते हैं। कहाँ दिया भैया, नॉन मेटल, ठीक है। अब देखो दो ही से ही आपका काम हो जाएगा। ए पे 2 कौन सा है, ए पे 2, ए पे 2, ठीक है भैया। फिर बोला है बी का 1, बी का 4 गलत हो गया, तो बी का 1, बाकी देखना ही क्या भैया, देखो ना काम ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़े। ओके, क्या बोला है, हाँ एसर्शन रीजन, आपको पता होना चाहिए कि एसर्शन रीजन में बहुत डाउट आता है भैया, डाउट को दूर करेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन पे कंसेप्ट क्या बोला है कि सोडियम क्लोराइड फॉर्म, अच्छा नमक, नमक NaCl, ठीक है। मैं पढ़ूंगा ही नहीं, नमक आपको पता है नमक क्या होता है, जब इसको तोड़ दोगे ना तो आपको पता होना चाहिए Na पे प्लस आता है और Cl पे माइनस आता है। ये कैटायन है, ये एनायन है, इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, बहुत तगड़ा बॉन्ड होता है भैया, क्लियर है। और इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। पर ये बनता कैसे, देखो आपको पता होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसको 2,8,1, हर एक एटम का चाहत क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो सोडियम क्या करना चाहता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। अबे निकालेगा कैसे, कोई लेने वाला होगा तभी तो निकालेगा। अब देखो भैया क्या होगा, तो सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो सोडियम पे प्लस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसमें। अब देखो क्योंकि हर एटम को क्या चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब Cl पे होता है 17, 2,8,7, तो इसने, ये सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बोलो हाँ या ना। पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या बोला है, देखो सोडियम क्लोराइड फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन सोडियम मेटल इज अ स्टेबल कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है कि सोडियम को जब हम लोग Cl2 से पास करते हैं तभी जाके NaCl बनता है, और वो स्टेबल होता है, बिल्कुल सही है, तो बनता है NaCl, क्लियर है ना। आगे क्या बोला, दिस इज बिकॉज सोडियम एंड क्लोराइड आयन एक्वायर्स ऑक्टेट इन द सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है, ऑक्टेट बन गया ना। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो भैया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दैट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है ना। तो ये सब क्वेश्चन में कंसेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए, जल्दी से उतार लो फटाफट से। हाँ 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 हाँ। चलो कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ, देखो क्या बोला है, देखो बोला है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। बोला है ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ सक्सीडिंग एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, बिल्कुल सही बात है, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन और सल्फर में होना चाहिए ऑक्सीजन का ज्यादा, पर ज्यादा होता है सल्फर का, ठीक है। यहाँ पे ना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है। सिमिलरली फ्लोरीन से ज्यादा होता है क्लोरीन का, बिल्कुल सही बात है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ सक्सीडिंग एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है, सल्फर का ज्यादा होता है, आप क्लोरीन का ज्यादा होता है, ठीक है। रीजन क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज वी डाउन द ग्रुप, नहीं ऐसा नहीं होता है, देखो ऐसा
आगे देखने को मिलेगा, पर ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का ज्यादा हो गया ना, एक्सेप्शन है। तो बोला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज वी डाउन द ग्रुप। देखो इसका तो ज्यादा होता है, पर जब तुम आगे जाओगे तो ये पूरा ट्रेंड्स ऐसे फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इस दोनों में एक्सेप्शन था, इसलिए यहाँ पे किसका ज्यादा हुआ, क्लोरीन का, यहाँ पे ज्यादा हुआ सल्फर का। पर जब आगे जाओगे तो पूरा ये ट्रेंड्स फॉलो नहीं करता है, तो ये पूरा ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो बोलेंगे क्या भैया, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है ना? चलो भाई जल्दी से उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला देखो। अब आ सकता है न्यूमेरिकल्स आ गया भैया, मोल कंसेप्ट का, क्योंकि मुझे मोलैरिटी दिख रहा है। क्या बोला देखो, कॉमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स 38% HCl बाय मास, ठीक है। न्यूमेरिकल से भैया कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या बोला है, कॉमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक कंटेन्स 38% HCl बाय मास। केमिस्ट्री में जब कभी भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे मेरे को बोला है ना कि 38%, तो मैंने बोला कि 38% HCl का है, मैंने बोला 38% मतलब 38 ग्राम HCl का दिया हुआ है। कब? जब मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन हो, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितना हो सकता है, 100%। तो 38% HCl का मतलब होगा 38 ग्राम HCl मेरे पास है। अगर बोलता 70% HCl तो मैं बोल देता 70 ग्राम मेरे पास क्या है, HCl है, ठीक है। परसेंटेज में कभी भी क्वेश्चन करना हो तो ऐसे ही करेंगे। क्या बोला है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया हुआ है। तो पहले मुझे ये बताओ कि भैया मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में। आओ एक एक करके निकाले, पहले मोल्स निकाल लेते हैं। देखो भैया मोल्स आप एग्जाम में अच्छे से दिखाना, मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ये रहा मेरा सॉल्यूट, तो 38 है। और मोलर मास कैसे निकालेंगे, क्लोरीन का होता है 35.5, हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पे हो गया 36.5, अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आएगा, ठीक है। 1 पॉइंट आई थिंक 00 कुछ आएगा, 1 पॉइंट, ठीक है, ये आप देख लेना। अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.04 के आसपास आता है, ठीक है, 1.04, ठीक है। देखो अप्रोक्सीमेटली लिया, 1.04 के बराबर आ गया। अब हमें वॉल्यूम चाहिए भैया, वॉल्यूम तो मुझे दिख नहीं रहा, पर छोटा सा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का, तो मास भी लेंगे सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि आपने लिया था ना 38 ग्राम HCl, कब है, जब 100% मेरा सॉल्यूशन था। तो 100% मतलब 100 ग्राम, क्लियर है ना। और डेंसिटी कितना दिया, 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ml भी बोल देंगे, ठीक है। तो भैया क्या हो जाएगा, ml इनवर्स ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम गया, और 100/1.19 अप्रोक्सीमेटली 84.03 ml के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। पर हमें तो लीटर में चाहिए, लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 1000। अब इसको 1000 जब डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में आ जाएगा, तो कितना आएगा, 84.03 डिवाइड बाय 1000 है ना, 0.084 लीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो मोल्स कितना दिया हुआ है, 1.04। इसको अब डिवाइड करके देखना तो कितना आ रहा है भैया, ऑब्वियस सी बात है 0.084 आएगा, डिवाइड ही तो करना है। तो यहाँ पे आएगा 0.084, ठीक है। ये मोल्स में आ गया और ये लीटर में आ गया। अब फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, करते हैं, क्या करेंगे। हाँ, कितना आ रहा है, ओ 1.23 आएगा, और 1.238 के बराबर आ जाएगा, 1.238 मोल पर लीटर, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये रहा मेरा फाइनल आंसर, दैट्स कॉल्ड मोलैरिटी। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से उतार लो, उसमें एक और क्वेश्चन हमें भी करना है, ठीक है। डिंग 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 डिंग। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग। चलो आगे बढ़े। क्या बोला है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.10 मोलैरिटी ऑफ HCl। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो भैया अच्छा क्वेश्चन तो दिया हुआ है, पर हमें सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। आ, एक सेकंड ना, मेरे को लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, मेरे को वही लग रहा था कि 12 पॉइंट होगा, 12.38 मोल पर लीटर, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, 12.38 मोल पर लीटर आएगा।
क्योंकि यहाँ 3 और यहाँ 2 है ना, ठीक है, 12.38 आएगा, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्या कि बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम निकालना है इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.10 मोलैरिटी HCl। एक बात आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला कि M1V1 जो होता है ना वो M2V2 के बराबर आता है। मोलैरिटी ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन इनटू V1, इसको डाइल्यूट कर देते हो तो M2 हो जाएगा, M2 इंटू V2, ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, ठीक है। अब देखो M1 कितना है, 12.38 है, वॉल्यूम नहीं पता, ठीक है। मोलैरिटी कितना दिया है, 0.10, V2 कितना दिया है, 1 लीटर, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां से आपको वॉल्यूम निकल जाएगा और वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, M1V1 इक्वल टू M2V2। यहाँ पे मैंने इसको आपको ले लिया, M2V2 ले लिया, M1 हमने निकाला ही था, V1 निकालना है तो M1V1 इक्वल टू M2V2 सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि डिराइव द रिलेशन, VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है, हर साल एग्जाम में आता है। आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन दे दो, इससे इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीपी और सीवी में रिलेशन क्या होता है, देखो भैया, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है। सीपी होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सीवी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने इसका डेफिनेशन भी लिख दिया क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। देखो क्या है, सीवी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या है डेफिनेशन, देखो क्या बोला हुआ है, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, देखना होगा, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होगा, क्या बोला है, इट इज द heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 Kelvin at constant pressure। R तो अपने को पता ही है भैया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो भैया कैसे बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। आपको पता होगा जब आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो वहां पे आपने पढ़ा था क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो क्या कहता है कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw। एग्जाम में बिल्कुल भैया नीट एंड क्लीन चाहिए, ठीक है। यहां पे लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू, इसको ऊपर भी लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं क्या, एट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एग्जाम में भैया थोड़ा डायग्राम दिखा दोगे तो और समझ में आता है। ऐसे देखो, एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, ये रहा मेरा पिस्टन, ये रहा मेरा पिस्टन। अब देखो यहाँ पे ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। जब वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आया तो वर्क भी नहीं हुआ होगा। देखो पहले भी ऐसे तभी भी ऐसे ही है। जब वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट रहता है तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन क्या हो जाता है, 0। अरे एक्सपेंशन होगा, ऊपर नीचे करेगा तभी तो वर्क होगा। अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि dq इज इक्वल टू du, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू dv होता है, बोलो हाँ या ना। आपको पता होना चाहिए dw क्या होता है, P डॉट dv होता है। पर यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो dw किसके बराबर है, 0 के। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि pdv जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, du इज इक्वल टू, सॉरी, dq इज इक्वल टू du, मिल गया ना। और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि dq का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होगा n, ठीक है, यहाँ पे होगा c, किसका बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम का, तो आएगा cv इंटू dt। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि भैया dq किसके बराबर आ गया, या मैं बोल सकता हूं क्या कि du किसके बराबर आ गया, n cv dt के बराबर आ गया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये पता होना चाहिए। कुछ फॉर्मुलास होते हैं फर्स्ट आपके थर्मोडायनेमिक्स में जो आपको पता होना चाहिए। ये रहा मेरा dq का फॉर्मूला जो किसके बराबर होता है, n cv dt के बराबर। वर्क डन 0 है तो dq ही क्या बन चुका है, du बन चुका है। ये रहा मेरा पहला इक्वेशन। इतना बात क्लियर हो गया। अब मैं इसको हटा रहा हूं, एग्जाम में हल्का दिखा दोगे तो सही लगता है। अब मैं बात करूंगा क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो हो गया। अब मैं बात करता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो भैया, प्रेशर कांस्टेंट है मान लो,
प्रेशर कांस्टेंट ही दे रहे हैं, अगर दबाना होता तब ना, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो एक्सपेंड कर सकता है। मान लो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ रहा है, हम तो प्रेशर बढ़ा नहीं रहे, तो वॉल्यूम एक्सपेंड भी कर सकता है, ठीक है। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वर्क हो सकता है। आपको पता है कि भैया आप यहाँ पे डी क्यू डैश कर देते हैं और यहाँ पे क्या होगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हो तो इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क आने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो भैया डी क्यू डैश, डी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, एन हो जाएगा, पर यहाँ पे लिखेंगे सीपी इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सीवी था तो यहाँ पे सीपी आ जाएगा, डीयू। और वर्क का फॉर्मूला, अच्छा एक चीज और देखो भैया, यहाँ पे हम लोग डीयू के जगह पे ये लिख सकते हैं, डीयू के जगह पे ये लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, एन सीवी dt आ गया ना भैया, देखो एन सीवी dt। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी डॉट डीवी आ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखना ध्यान से, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी डॉट डीवी इज इक्वल टू एन सी पी डॉट डी टी, ये इधर आ गया, माइनस एन सी वी डॉट डी टी। तो पी डॉट डी वी यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, एन डॉट डी टी कॉमन दिख रहा है, और यहां से क्या आ गया, सीपी माइनस सीवी। देखो आ रहा है, आ रहा है क्या, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। एग्जाम में एक एक चीज बताना होगा, ठीक है। अब देखो, क्या आपने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, या लिखना होगा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो पी रहेगा, डी के जगह डीवी आ जाएगा, एन है, आर है, और टी के जगह क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब देखो भैया हम लोग सारा वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। क्या कि पी डॉट डीवी की जगह क्या लिख सकते हैं, एन डॉट डी टी सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर डी टी, ठीक है। अब देखो dt से dt चला गया, n से n चला गया, तो मेरे को क्या मिल गया, cp माइनस cv इक्वल टू r, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो भैया डिराइव तो आपको करना पड़ेगा, डेरिवेशन, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर का जान है ये भैया, cp माइनस cv इक्वल टू r, ठीक है। तो उतार लेंगे फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़े फटाफट से, ओके। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स टू बेंजीन। मैंने एक लेक्चर भी डाला था, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां मैंने आपको 4-5 मेथड बताया था, यहाँ पे वही 2-3 मेथड दिया। देखो क्या बोला है, इथाइन। इथाइन क्या होता है आपको पता होगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये इथाइन होता है, ठीक है। बेंजीन में तो 6 कार्बन होता है यार, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है ना। तो बेंजीन में 6 कार्बन है, पर यहाँ तो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो मेरे को पता चला कि इथाइन का मेरे को कितना मोल्स लेना है भैया, 3 मोल्स लेना, तभी तो 3 2 6 होगा। और कैसे होगा, अगर तुम इसको पास कर देते हो रेड हॉट, या तो आयरन का या तो कॉपर का ट्यूब ले लो, ठीक है। और इसको अगर हीट कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो इथाइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो जाता है, और ऐसे कैसे हो जाता है, उसके लिए क्लास आना पड़ता है ना, ठीक है भैया। अब देखो क्या होगा, कोई बात नहीं, बता देंगे, क्या पता एग्जाम में आ जाए। देखो अब ये होता कैसे है, हल्का सा फील ले लोगे तो समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, हल्का मैंने बोर्ड मतलब मोड़ दिया है, तो यहाँ पे वैसे लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे भी भैया C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे से लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समझाने के लिए। देखो आपको पता है हीट करेंगे तो भैया पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो यहाँ से क्या होता है, एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो पाई बॉन्ड टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा ना, कितना इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, 2। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, पाई बॉन्ड टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, क्लियर है। अब ये इससे जुड़ जाता है, ये इससे जुड़ जाता है, ये इससे जुड़ जाता है, ये बन गया बेंजीन। अब बोलोगे सर ये बेंजीन बन गया, लग तो नहीं रहा, नहीं लग रहा क्या, दिलवा दूं फील, आ जाओ भैया, तो इसको मिटा देते हैं, अभी फील दिला देते हैं। देखो ये कौन है, कार्बन, देखना भैया कौन है, कार्बन, ठीक है। कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है भैया। फिर कौन, कार्बन, ठीक है। कार्बन में कौन, H लगा दो, कार्बन में कौन, H, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड, देखो कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड, सिंगल। इस कार्बन में कौन लगा है बोलो, H, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अगर सही कर दो ना तो आपको और अच्छा सा फील आए, क्योंकि भैया फील जब तक नहीं आएगा, कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड, सिंगल, कार्बन में कौन लगा है, H, ठीक है भैया। अब देखो
फिर कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड, डबल। फिर कार्बन में कौन लगा है, एच। फिर कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड, सिंगल। कार्बन में कौन लगा है, एच। बोलो ना भैया, कौन लगा है, एच। फिर कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड, डबल। इस कार्बन में कौन लगा है, एच। और यहाँ पे फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। आप देख सकते हो हाउ मेनी कार्बन, 6 कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या बन चुका है, बेंजीन बन चुका है। ठीक है, तो इथाइन को अगर पास कर दोगे रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब से, उसके बाद हीट कर दोगे तो ये जो इथाइन है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े। अगला बोला है भैया बेंजोइक एसिड से, तो यहाँ पे एक बहुत फेमस रिएक्शन आता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आओ बता देता हूँ, देखो किसको बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। ये रहा मेरा बेंजीन और इस पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। पहले तो इसको पास कर दो बेस से। आपको पता है एसिड है और ये बेस है, एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां से मेरा OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मेरा बेंजीन है। और यहाँ पे आ गया COONA आ जाता है, वाटर निकल जाता है। Na पे प्लस होगा और O पे क्या होगा, माइनस। ठीक है, ये क्या है मेरा एसिड का सॉल्ट। इसको पता है क्या बोलते हैं, Na को तो सोडियम बोलते हैं और बेंजोइक एसिड से बन जाता है बेंजोएट। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं NaOH, फिर से बेस, साथ में लेते हैं CaO और हीट कर देते हैं। ठीक है, और इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसी को हम लोग सोडा लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो भैया एक बार, सोडा लाइम। ठीक है, अब जैसे ही तुम इसको सोडा लाइम से पास करोगे, यहाँ पे जितना ताम झाम है ये सब हट जाता है, सब हट गया और हमें सिंपली कौन मिल जाता है, बेंजीन। वैसे यहाँ पे H भी आता है पर दिखाने का नीड नहीं है। तो बोलोगे सर ये NaCO सब कहाँ गया, तो Na प्लस C प्लस O से यहाँ बना लेता है सोडियम कार्बोनेट और एग्जाम में आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो एसिड को पास किए बेस से तो एसिड का सॉल्ट बन गया, सोडा लाइम से पास करेंगे तो ये तामझाम हट जाएगा, बेंजीन बच जाएगा और साथ में क्या निकलता है, सोडियम कार्बोनेट निकलता है। क्लियर है ना? दैट इज द सेकंड मेथड। ठीक है, और थर्ड मेथड जो दिया हुआ है हेक्सेन, उसको ना कभी कभी हम लोग एन हेक्सेन भी लिख देते हैं। एन हेक्सेन मतलब नॉर्मल हेक्सेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6। इसको ना एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। मतलब पहले ये एलिफेटिक था कार्बन का चेन, बाद में ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। तो कैसे बनेगा, इसको आप पास कर दो क्रोमियम के ऑक्साइड से, या पास कर दो वैनेडियम के ऑक्साइड से, या पास कर दो मोलिब्डेनम के ऑक्साइड से MO2O3 और हीट कर दो। ठीक है, तो ये अपने आप कंबाइन, ये 6 कार्बन का चेन कंबाइन हो जाता है एंड इट विल बी फॉर्म बेंजीन। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, फटाफट से 3 मेथड बता दिया। पहले तो मैंने बता दिया ये डिकार्बोक्सिलेशन मतलब बेंजीन बेंजोइक एसिड से, फिर मैंने एन हेक्सेन से बता दिया और एक मैंने आपको बता दिया इथाइन से। ये 3 मेथड बता दिया, और भी मेथड्स होते हैं, कैलकुलेट 3 मेथड्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े। अगला बोला है कि डिफाइन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड द मोल फ्रैक्शन। देखो पहले मोलैलिटी दिया हुआ है। ठीक है, देखो होता क्या है, आपको पता होना चाहिए, मोलैलिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं, मोल फ्रैक्शन को जनरली x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या होता है मोलैलिटी, तो मैं बोलूंगा मोलैलिटी जो होता है ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट टू दैट ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये किस में होना चाहिए भैया, केजी में होना चाहिए। पर इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, एग्जाम में तो ऐसे दिखा दोगे, डेफिनेशन भैया स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्या, सुन लो, बोलेंगे क्या, इट इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अरे मोल कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे लिखना, फिर से बोल रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, तो मोलैरिटी वही बोलेंगे भैया मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वहां पे आपका सॉल्वेंट था, यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये लीटर में होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, बोलो, इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ना? दोनों का डेफिनेशन हो गया। अब बचा मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ कंपोनेंट ए टू दैट ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ए बी सी जितना भी हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ कंपोनेंट या मोल ऑफ वन कंपोनेंट
इट इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ठीक है, जिसका पूछा उसका मोल डिवाइड बाय टोटल का मोल, तो ये मेरा मोल फ्रैक्शन हो गया। तो मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? एग्जाम में जनरली आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? गिव वन पॉइंट टू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स टर्म। एक बोला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूँ। मेरे पास एक वुडन का ब्लॉक है, ठीक है ना, इसका मास मान लेते हैं m है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं v है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं t है, इसका डेंसिटी मान लेते हैं आपका डेल्टा है। ठीक है, मैंने मान लिया। अब देखो मैंने क्या किया, इसको काट दिया बीचों बीच। काटने से क्या क्या चेंज आया भैया? अब जब मैंने दो पीस में काटा तो इसका मास क्या हो गया? m1 हो गया, इसका मास क्या हो गया? m2 हो गया। मास में चेंज आया भैया। जो साइज पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो भैया मास में चेंज आया, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा? v1 होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? v2 होगा। भैया वॉल्यूम में भी चेंज आया, पर क्या टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा? यहाँ 10 डिग्री वहां 20 डिग्री, ऐसा होता है क्या? टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। तो ये भैया क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो मास और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है वो इंटेंसिव है, और जो मास और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव है। तो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये मेरा कैसा प्रॉपर्टी हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, डेंसिटी बोलो तो क्या होगा? डेंसिटी, हाँ जी भैया, डेंसिटी क्या होगा सोचो? एक्सटेंसिव है इंटेंसिव? डेंसिटी भी मेरा क्या है? इंटेंसिव है। ठीक है, क्योंकि भैया जो रेशियो मास बाय वॉल्यूम का यहाँ आएगा वही तो मास बाय वॉल्यूम का यहाँ आएगा, तो डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक चीज और बता देता हूं, देखो मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, और मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिव। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो ये सब चीज पता होना चाहिए। जो क्वांटिटी पे आपका डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, वो एक्सटेंसिव, और जो डिपेंड नहीं करता वो इंटेंसिव है। ठीक है ना, ओके। आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। मतलब जहां पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाए? जीरो, वो है आइसोथर्मल। आइसो बारीक, याद रखना, बीपी बढ़ जाता है ना, बीपी बोलते हैं बीपी बढ़ गया, तो भैया बारीक, बी फॉर बारीक, पी फॉर प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, मतलब डेल्टा पी क्या हो गया? जीरो, मतलब चेंज ही नहीं आया ना, इनिशियल माइनस फाइनल सेम है, तो वैल्यू क्या आएगा? जीरो। जहां पे टेम्परेचर का चेंज नहीं आता है वो आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर मेरा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है ना, द रिएक्शन या द प्रोसेस बोल सकते हो, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज सेड टू बी आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये दिखाना कैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। यहाँ भी वही बोलोगे, द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट देन इट इज सेड टू बी आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है ना, एक और होता है आइसोकोरिक, कोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? Be+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो Be+2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो 4 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पर +2 आया तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब चेक करो किसमें है। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, वो भी खत्म हो गया भैया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 1 निकल गया, तो 2 बचा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, दैट इज Li+। ठीक है ना, चलो एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आता है, पर अगर उसमें प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, माइनस है तो गेन होगा। ऐसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक प्लस आया तो एक लॉस हो गया, तो क्या बचा? 2 बचा। ठीक है, चलो क्लियर है, जल्दी से उतार लो फटाफट से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। क्या बोला है? राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2O2 O2 प्लस O2 माइनस एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक कंसेप्ट आता है या क्वेश्चन आता है, ऐसा बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है भैया, एमओटी का डायग्राम किसका किसका? N2 का एंड O2 का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए भाई, बता भी दूंगा। और एक शॉर्टकट बताता हूं किसका? बॉन्ड ऑर्डर का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर का मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। जैसे देखो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, O2 है, यहां मैंने लिखा O2 माइनस, यहां लिखा मैंने O2-2, ठीक है, यहां लिखा मैंने O2 प्लस, और यहां लिखा मैंने O2+2। ठीक है, सुनना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो O2 होता है ना, इसके बीच का कितने बॉन्ड बना हुआ है? 2 बॉन्ड बना हुआ है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर?
द नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स। तो यहाँ पे भैया कितने बॉन्ड बना हुआ है? दो। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछ लिया जाए तो इसका दो होता है, और जितना ज्यादा बॉन्ड बना होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आता है। ठीक है, अब देखो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 होता है एटॉमिक नंबर, 8 टू 16, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। इसमें गेन कर लिया तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक और गेन कर लिया तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना? इसमें एक लॉस कर लिया तो 15 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें लॉस कर लिया तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है। और किसमें होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स? नाइट्रोजन में, N2। N2 में भी तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होगा सबका कंसेप्ट सेम होगा। जैसे मैंने लिखा Cn माइनस, इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7, एक 8, 8 प्लस 6 14, तो यहाँ भी लिख दिया Cn माइनस। ठीक है, तो भैया ऐसा नहीं सिर्फ O2 के लिए, जिसमें भी आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जैसे O2 प्लस हो गया, N2 हो गया, साइनेट, तो ये तीनों के लिए कंसेप्ट आ गया। O2 प्लस है, O2, O2 माइनस, O2 माइनस। तो देखो अगर O2 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 2। हमें एक का पता है ना, बाकी सबका भी तुम्हें पता चल जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे, बॉन्ड ऑर्डर घटता है 0.5 से। 16 से 17 है तो 1.5 हो जाएगा। 17 से 18 है फिर 0.5 से घटेगा 1। अगर इलेक्ट्रॉन घटाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। कितना हो गया? 2.5 हो गया। फिर बढ़ा मतलब फिर घटा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मेरे को पूछ दिया जाएगा N2 का बॉन्ड ऑर्डर, तो आप बोलोगे N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। बात समझ में आया क्या? इलेक्ट्रॉन गेन होगा 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। इलेक्ट्रॉन घटेगा 1 से तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ेगा। दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भैया बॉन्ड ऑर्डर किसी का भी पूछ लेगा, बता दोगे ना? ठीक है, और एक बात तुम्हें बता दूं कि O2 जो होता है ना, ये याद रखिएगा पैरामैग्नेटिक होता है। जब आप इसका डायग्राम देखोगे ना, MOT पूरा डायग्राम देखोगे, तो आप देखना O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। देखने में लगता है भैया सब पेयर्ड है, नहीं। O2 मेरा क्या है? पैरामैग्नेटिक है। पर N2 क्या है? N2 मेरा डायामैग्नेटिक है। N2 क्या है? डायामैग्नेटिक, जिसमें सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। डाई मतलब दो, सब पेयर्ड है तो वो डायामैग्नेटिक होता है। और O2 मेरा क्या है? पैरामैग्नेटिक। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर है ना? बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत सारा बन जाता है। ठीक है, और MOT का डायग्राम चलो मैं आपको एक बता देता हूँ कम से कम। वैसे ये पूरा अपने आप में एक लेक्चर है MOT, पर शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखो N2 है ना, N2 के लिए 2 नाइट्रोजन चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। यहाँ भी 7। क्या मैं लिख सकता हूँ 1s2 2s2 2p3? यहाँ भी क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे ना क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं। देखो जैसे ये नाइट्रोजन है, पहला कौन है? 1s2। आपको पता है 1s में, एस में एक ही रूम होता है, 1s2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद फिर कौन है? 2s2 है तो फिर से एस में एक ही रूम होता है। फिर पी में कितना रूम होता है? 3 रूम होता है भैया। 2p है तो ये 1, ये 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये एक नाइट्रोजन है तो यहाँ पे एक और नाइट्रोजन हो गया। ठीक है ना? 2 नाइट्रोजन है। अब देखो होता क्या है, MOT में आपने पढ़ा था कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है तो देखो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, 2 टकराया तो 2 नया बना। एक को बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। फिर से 2 टकराया तो एक बनेगा ऊपर, एक बनेगा नीचे। ठीक है, ये सिग्मा, फिर से ये सिग्मा स्टार। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अब 3 और 3 6 रूम, 6 रूम टकरा रहा है तो 6 नया रूम बनता है। इसका शॉर्टकट याद रखिएगा क्या? पहले लिखेंगे 2 रूम, फिर 1 रूम, जगह नहीं है मेरे पास, फिर 2 रूम, फिर 1 रूम। ऐसे आपको दिखाना होगा अच्छे से। यहाँ तो सिंपल था। अब ये नीचे क्या होता है? पाई, पाई ये होता है सिग्मा। फिर ऊपर क्या होगा? पाई स्टार सिग्मा स्टार होता है। क्लियर है? अब फिल कर दो, 2 2 4 है तो 2 नीचे 2 ऊपर। ठीक है, 4 हो गया। फिर देखो 2 2 4 है तो 2 नीचे 2 ऊपर, 4 हो गया। 3 3 6 है तो एक, ओ सॉरी, 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na/2। अब देखो सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है इसलिए इसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो Nb मतलब बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? ये बॉन्डिंग है 2 2 4 5 6 7 8 9 10। एंटी बॉन्डिंग तो ऊपर है ना, और एंटी बॉन्डिंग क्या है? ये एंटी बॉन्डिंग है 2 2 4 ऊपर है क्या? नहीं। तो 10 में से 4 गया तो वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया, जो मैंने आपको शॉर्टकट से पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। O2 में उल्टा होता है, यहाँ पे होगा 1, यहाँ होगा 2, ऊपर सेम है। बस याद रखिएगा O2 में ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है, एक नीचे आ जाता है, 2 ऊपर चल जाता है। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि when 22.4 liter of H2O is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP the moles of HCl form equal to। देखो भैया आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, तो इसको भैया अच्छे से बता रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देख के जाना भैया, एग्जाम में आ जाएगा, ये देखना।
व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2, आपको पता है कि भैया जब H2 को Cl2 से मिलाते हैं तो अपने को HCl मिलता है। बोलो हाँ या ना, बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे 2 है। और बोला है 22.4 लीटर्स ऑफ H2 है, 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2 है। एचटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। तो यहाँ पे 22.4 है, तो भैया 22.4 बाय 22.4, तो यहाँ तो आ गया मेरा 1 मोल, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा? 11.2 बाय 22.4, तो यहाँ आएगा 0.5 मोल्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन किससे बनता है? लिमिटिंग रिएजेंट से। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? आ सकता है क्वेश्चन, कंसेप्ट देख लो। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? मोल 1 है, स्टोकियोमेट्रिक कुछ नहीं है तो 1 है, 1 बाय 1, इसका वैल्यू आया 1। यहाँ पे कौन है? 0.5 है, वैल्यू क्या है? 1। तो इसका टोटल वैल्यू क्या है? 0.5। छोटा कौन है? 1 छोटा या 0.5 छोटा? कौन छोटा? 0.5। जिसका मोल बाय स्टोकियोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कम आता है वही मेरा एलआर होता है। और रिएक्शन का बॉस कौन है? एलआर। तो यहाँ पे एलआर कौन है? Cl2, याद रखेंगे, क्लियर है। मोल बाय स्टोकियोमेट्रिक 1 है, मोल बाय स्टोकियोमेट्रिक 0.5 है। जिसका वैल्यू कम आता है वही मेरा एलआर होता है, वही रिएक्शन का बॉस होता है। तो बॉस क्या बोल रहा है कि जब स्टोकियोमेट्रिक 1 रहेगा तो कितना मोल्स जाएगा? 0.5 मोल्स। तो भैया यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक 2 है, 1 में 0.5, तो 2 में कितना? ऑब्वियस सी बात है 1 मोल आएगा आंसर। दैट्स माय फाइनल आंसर। आंसर क्या हो गया? 1 मोल। समझ में आया क्या? अरे भैया एक में आधा मिलता है, तो भैया 2 में कितना मिलेगा? 2 में डबल मिलेगा, तो 0.5 का डबल कितना हो गया? 1 ही ना हुआ। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? तो मैंने आपको 15 क्वेश्चन फटाफट से प्रैक्टिस करा दिया, बस इतना रिवाइज कर लो, फिर कल आते हैं, फिर कल करेंगे। क्लियर है? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।